हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ योगेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम राजस्थान। आज हम सीएचएन सेकंड का टॉपिक है दोस्तों, बेसिकली संक्रामक बीमारी, उसके अंदर कम्युनिकेबल डिजीज में हम बात करेंगे डेंगू की। तो डेंगू के बारे में सबसे पहले बातचीत करते हैं। डेंगू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत बार एग्जाम की दृष्टिकोण में है। और आज का जो टॉपिक आपने अगर पढ़ लिया तो ये मैं कह रहा हूँ कि आपको ये डेंगू अभी कभी समझ में आ जाएगा। डेंगू क्या है दोस्तों? एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है। ये चीज आपका संक्रामक संक्रामक बीमारी है, यानी संक्रामक बीमारी होती है जो किसके द्वारा फैलती है दोस्तों? डेंगू वायरस के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा? डेंगू वायरस के द्वारा फैलती है। इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ आपको। संक्रामक बीमारी है, डेंगू वायरस के द्वारा फैलती है, और इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रैक बोन फीवर कहते हैं। ब्रैक बोन यानी हड्डी तोड़ बुखार, फीवर। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रैक बोन फीवर कहते हैं। डेंगू वायरस के द्वारा होती है, संक्रामक बीमारी होती है। और इसके 70 से जो 80% मामले होते हैं ना दोस्तों, 80% मामले वो क्या होते हैं? एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? एसिम्प्टोमेटिक। कैसे होते हैं? एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी 70 से 80% मामले कैसे होते हैं दोस्तों? इसके एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो ये चीज हमने इसके बारे में पढ़ी। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत इसमें? 70 से 80%, यानी डेंगू क्या है दोस्तों? संक्रामक बीमारी होती है, डेंगू वायरस के द्वारा फैलती है। इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। इसके 70 से 80% मामले क्या होते हैं दोस्तों? एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। अब इसके बात करते हैं कोज की। हमें इसका कोज के बारे में बात करेंगे। तो इसका दोस्तों कोज होता है, वो कौन सा होता है इसका? इसका जो कोज होता है उसका वायरस का नाम होता है डी। इसके डेंगू वायरस के 4 टाइप होते हैं, यानी डेंगू वायरस होता है दोस्तों, डेंगू वायरस के द्वारा होता है। इसका कोज क्या? डेंगू वायरस है। और डेंगू वायरस के क्या है दोस्तों? 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से? डी, ई एंड डेंगू वायरस फर्स्ट, डेंगू वायरस सेकंड, डेंगू वायरस थर्ड, डेंगू वायरस फोर्थ। ठीक है, 4 प्रकार के इसके प्रकार हैं। ठीक है, तो कोज में क्या आएगा? डेंगू वायरस की तरफ फैलती है, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। DENB फर्स्ट, DENB सेकंड, DENB थर्ड, DENB फोर्थ। ठीक है, अब संचरण का तरीका यानी संचारण। संचारण मतलब कौन इसका संचारण करता है? कौन सी प्रजाति? जो मच्छर की प्रजाति होगी दोस्तों, एक एडीज, एडीज प्रजाति होती है। वो क्या करती है दोस्तों? संचरण करती है, इसका संचारण करके फैलाती है। एडीज प्रजाति के जो मच्छर होते हैं वो फैलाते हैं। इसमें कौन सा प्रमुख है? एडीज एजिप्टी, एजिप्टी। ठीक है, एडीज एजिप्टी इसका फेमस है। और जो डेंगू का संचरण होता है ना दोस्तों, वो मनुष्य से मच्छर के अंदर होता है। वो मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा बाद में किस तरह से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंगू के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या बात की कि डेंगू एक संक्रामक बीमारी होती है, जो कि बेसिकली डेंगू वायरस के द्वारा फैलती है। इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। और 70 से 80% मामले इसके क्या होते हैं दोस्तों? एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। डेंगू वायरस होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। DENB फर्स्ट, DENB सेकंड, DENB थर्ड, DENB फोर्थ। संचारण की बात करें तो दोस्तों, एडिस प्रजाति का जो मच्छर होता है, इसका समग्र नाम होता है एडिस एजिप्टी। उसके द्वारा से क्या होता है? संचारण। और उसमें मनुष्य मच्छर का क्या संचरण होता है दोस्तों? कि मनुष्य मच्छर एक दूसरे कड़ी के रूप में काम करते हैं। जैसे डेंगू संक्रमित रोगी को की जो रोग की फेब्राइल अवस्था होती है, जो आगे बढ़ेगी हम को में, अगर मच्छर के द्वारा काटने पर वायरस मच्छर के शरीर में चला जाता है। यानी जब किसी किसी मनुष्य है, उसको अगर डेंगू का वायरस उसके अंदर है, उसी समय कोई मच्छर है, मच्छर ने उसको, एडिस मच्छर है, उसने उसको काट दिया। यानी एडिस मच्छर ने क्या किया? फेब्राइल अवस्था, यानी जब उसकी फेब्राइल अवस्था चल रही थी मनुष्य की, डेंगू की, मनुष्य के अंदर वो डेंगू की फेब्राइल अवस्था चल रही थी, उस समय किसी मच्छर ने, एडिस मच्छर ने उसको काट दिया। अब वो वायरस किसके अंदर चला गया दोस्तों? एडिस मच्छर के अंदर चला गया। अब एडिस मच्छर क्या करेगा? 1 सप्ताह के पश्चात ये मच्छर इन्फेक्टेड हो जाएगा, और ये किसी को भी काटेगा तो उसे भी क्या कर देगा? इन्फेक्टेड कर देगा, क्योंकि इसके सलाइवा में, सलाइवरी ग्लैंड में क्या पहुंच चुका है? ये वायरस पहुंच चुका है। तो ये, और डेंगू से ग्रसित मच्छर पूरी जिंदगी भर संक्रमित रहता है। यानी डेंगू से ग्रसित मच्छर है, वो ऐसा नहीं है कि उसका संक्रमण खत्म हो जाएगा, वो हमेशा संक्रमित रहेगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहले बात करो, संक्रामक बीमारी है,
डेंगू वायरस के द्वारा होती है। ब्रेक वन फीवर कहते हैं, 70 से 80% एसिम्प्टोमेटिक होती है। कोज की बात करें तो 4 प्रकार के टाइप्स होते हैं। संचरण एडिस प्रजाति एजिप्टी करता है। मनुष्य से मच्छर का एक चक्कर पाया जाता है, जिसमें मनुष्य को जब डेंगू होता है तो उसकी जो फेब्राइल अवस्था होती है उस समय एडिस नामक प्रजाति का मच्छर उसको काट लेता है, तो उसके अंदर वो वायरस चला जाता है और 7 दिन बाद में वो इन्फेक्टेड हो जाता है और वो जिंदगी भर इन्फेक्टेड रहता है और जिंदगी भर वो लोगों को क्या कर देता है, डेंगू के वायरस का ट्रांसमिशन करता है या उसको फैलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके बात करते हैं दोस्तों क्लिनिकल लक्षण, क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो उसके तीन अवस्थाएं होती है दोस्तों। एक होती है फेब्राइल अवस्था, जो हमने पढ़ी थी, फेब्राइल अवस्था। उसके बाद दूसरी अवस्था का नाम है दोस्तों, उसका नाम है क्रिटिकल अवस्था, क्रिटिकल अवस्था। और तीसरी अवस्था का नाम क्या है दोस्तों? तीसरी अवस्था का नाम है रिकवरी अवस्था, रिकवरी अवस्था। 3 अवस्था इसमें सिम्टम्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में 3 प्रकार के होते हैं। जैसे फेब्राइल अवस्था की बात करें तो जो फेब्राइल अवस्था है उसकी अगर बात करें तो फेब्राइल अवस्था होती है के दौरान निम्नलिखित चीजें होती हैं, यानी तेज हुआ बुखार हुआ, यानी हाई ग्रेड क्या होगा दोस्तों, हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, हाई ग्रेड फीवर होगा। इसके अलावा क्या क्या देखने को मिलेगा, तापमान कितना चलेगा, 140 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर चला जाएगा टेम्परेचर, ठीक है, 104 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर चला जाएगा। हेडेक होगा जो सिग्नल से है। इसमें देखो एक चीज है, इसमें 50 से 70% मामलों में शक्ति उत्पन्न होती है, यानी इसमें क्या होता है, रेसेस देखने को मिलते हैं। रेसेस किस में देखने को मिलते हैं, फेब्राइल अवस्था में। किसकी, डेंगू की जो फेब्राइल अवस्था होती है इसमें रेसे देखने को मिलते हैं। रेसे यानी चकते देखने को मिलते हैं और 50 से 60% यानी 50 से लेकर 70% की बात करें तो लोगों में जिनमें डेंगू होता है उनमें रेसेस आ जाते हैं शरीर में, ठीक है। इसके अलावा सामान्य से लक्षण होते हैं, एनोरेक्सिया वगैरह कोई इतना ज्यादा नहीं, बस रेसेस ध्यान रखना। और इसके हाई ग्रेड फीवर चढ़ जाता है, 104 डिग्री फारेनहाइट से भी ऊपर चला जाता है। अब दूसरी अवस्था आती है, दूसरी चीज क्रिटिकल अवस्था। क्रिटिकल का नाम ही सुनकर आपको पता चला क्रिटिकल अवस्था आती है। कुछ लोगों के शरीर के तापमान के कम होने के साथ ही क्रिटिकल अवस्था शुरू हो जाती है, यानी यहाँ से टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया। लो होते ही क्या होगी, शुरू क्रिटिकल अवस्था शुरू हो गई। अब क्रिटिकल अवस्था में क्या होगा दोस्तों, ये कितने समय तक रहती है क्रिटिकल अवस्था, 1 से 2 दिन की अवधि तक रहती है क्रिटिकल अवस्था। कितने दिनों तक रहती है दोस्तों, 1 से 2 दिन की अवधि तक रहती है। इस अवस्था के दौरान क्या होता है दोस्तों, कोशिकाएं होती है उनकी पारगम्यता बढ़ जाती है, यानी जो सेल्स है उनकी क्या बन जाती है कि पारगम्यता बढ़ जाती है। पारगम्यता, पारगम्यता क्या होती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है, सेल्स की पारगम्यता इंक्रीज हो जाती है 1 से 2 दिन की अवस्था के अंतर्गत, जिसके कारण क्या होती है, प्लाज्मा का लीकेज हो जाता है। प्लाज्मा का क्या हो जाता है दोस्तों, लीकेज हो जाता है, ठीक है। तो कैसे हो जाता है, सेल की पारगम्यता बढ़ेगी तो प्लाज्मा का क्या हो जाएगा दोस्तों, लीकेज हो जाएगा और अधिक लीकेज के कारण क्या कंडीशन डेवलप हो जाती है, असाइटिस। क्या नाम होती है, असाइटिस, यानी पेरिटोनियम कैविटी में फ्लूइड का भरना क्या कहलाता है दोस्तों, असाइटिस कहलाता है। तो असाइटिस की कंडीशन देखने को मिल जाती है। उसके बाद में जैसे ही समस्या उत्पन्न होती है, रिसाव के कारण अधिक प्लाज्मा की क्षति होती है, रोगी किसमें चला जाता है दोस्तों, शोक में चला जाता है। अधिक प्लाज्मा की क्षति होने पर किसमें चला जाएगा, रोगी शोक में चला जाएगा। रोगी में हेमोरेज भी हो सकता है। शोक के साथ क्या क्या हो सकता है दोस्तों, हेमोरेज भी हो सकता है, हेमोरेज भी हो सकता है, रक्तस्राव भी हो सकता है, ठीक है। और डेंगू शोक सिंड्रोम तथा डेंगू हेमोरेजिक फीवर के होने की संभावना कुछ मामलों में 5% से कम मामलों में रहती है। यानी इस कंडीशन में क्या हो जाता है दोस्तों, इसके आगे 3 फॉर्म आएंगी डेंगू की, उनका नाम रहता है डेंगू शोक सिंड्रोम, शोक सिंड्रोम, डेंगू शोक सिंड्रोम और डेंगू हेमोरेजिक फीवर, हेमोरेजिक फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। इसके बारे में बात कर रहा है तो इसी के ये 2 बात है, ये किस में आएंगी दोस्तों, इसके अंदर आएंगी, यानी डेंगू शोक सिंड्रोम और डेंगू हेमोरेज फीवर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी अवस्थाओं की। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, फेब्रिकल अवस्था, क्रिटिकल अवस्था, रिकवरी अवस्था। सबसे पहले बात करें इन दोनों की, रिकवरी की हमने बात ही नहीं की, ठीक है। फेब्रिकल अवस्था में क्या होता है दोस्तों, हाई ग्रेड फीवर चलेगा, यानी 104 डिग्री फारेनहाइट से भी अधिक ऊपर फीवर चल जाएगा। रेसेस हो जाएंगे बॉडी पर, 70 से 50%, 50 से 70% लोगों में देखा गया कि उनमें रेसेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ये टेम्परेचर लो होगा तो उसके जस्ट बाद क्रिटिकल अवस्था शुरू हो जाएगी, और जो कि 1 से 2 दिन तक रहेगी। अब इसमें होता क्या है, सेल की जो पारगम्यता होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, सेल की पारगम्यता होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो बेसिकली प्लाज्मा का लीकेज होने लग जाता है।
प्लाज्मा का लीकेज होने लगता है, जिसके कारण एसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है, और अधिक प्लाज्मा के लीकेज के कारण क्या हो सकती है, शोक की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है और हेमोरेज की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। जैसे डेंगू शोक सिंड्रोम, जो आगे डेंगू की फॉर्म आई, वो भी इसमें होने की संभावना होती है, और डेंगू हेमोरेजिक फीवर, तो ये दोनों फॉर्म है डेंगू की, वो उसके होने की संभावना रहती है इसके अंतर्गत क्रिटिकल अवस्था में। अब बात करते हैं दोस्तों रिकवरी फेज की। तो रिकवरी फेज में क्या होता है दोस्तों, जो रिकवरी फेज होता है इसमें क्या होता है, यदि क्रिटिकल अवस्था 24 से 48 घंटे तक रोगी जीवित रह जाता है, यानी क्रिटिकल अवस्था वैसे ही 1-2 दिन की होती है, और 1-2 दिन अगर रोगी जीवित रह जाता है, यानी क्रिटिकल अवस्था में वो जीवित रह जाता है 1-2 दिन, ठीक है, 1 से 2 दिन तक वो जीवित रह जाता है, तो उस दिन के बाद में फिर क्या होता है दोस्तों, उसके बाद उसकी रिकवरी शुरू हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है, रिकवरी शुरू हो जाती है, और उसके बाद में रिकवरी शुरू हो जाती है, जिससे रोगी को सामान्य स्वास्थ्य स्थिति सुधार होने लग जाती है। फेब्राइल तथा क्रिटिकल अवस्था के दौरान उत्पन्न हुए इन लक्षणों का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और उसके चकत्ते भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं दोस्तों, समाप्त हो जाते हैं। परंतु कुछ दिनों तक क्या होता है, थकान रहती है, फटीग तो रहेगी कुछ दिनों तक, ठीक है, फटीग नहीं जाती है, और बाकी एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। वो पहले जो उसके सिम्टम आए थे फेब्राइल अवस्था, क्रिटिकल अवस्था में, वो रेसेस वगैरह, फीवर वगैरह, वो सभी खत्म हो जाते हैं, बस एक फटीग ही रहती है और कुछ भी नहीं रहता। तो ये क्या है दोस्तों, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं इसके डेंगू के, फेब्राइल अवस्था, क्रिटिकल अवस्था, रिकवरी अवस्था, और बस, और कुछ नहीं है। अब बात कर रहे थे दोस्तों डेंगू के 3 फॉर्म की बात कर रहे थे ना, डेंगू के फॉर्म्स की बात करें तो इसकी 3 फॉर्म होती है। एक तो होती है दोस्तों क्लासिकल डेंगू फीवर, क्या होती है दोस्तों, क्लासिकल डेंगू फीवर, क्लासिकल डेंगू फीवर होती है दोस्तों। एक होती है दोस्तों डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। एक होता है दोस्तों डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो उसकी 3 फॉर्म होती है डेंगू की, क्लासिकल डेंगू सिंड्रोम, डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से कि डेंगू की कौन सी फॉर्म नहीं है, तो उसमें वो देख के दे देगा एक अदर, उसमें आपको पता करना। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क्लासिकल डेंगू फीवर की। तो क्लासिकल डेंगू फीवर की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें जो हमारी फेब्राइल अवस्था थी ना, वैसे ही सिम्टम इसमें उत्पन्न होते हैं दोस्तों। कैसे, इसमें टेम्परेचर भी 104 डिग्री पहुंच रहा है, बुखार होती है, मसल्स में पेन रहेगा, और पेन बिहाइंड द आईज, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, सोर्स, कुछ लोगों में एब्डोमेन पेन 50 से 50। तो जो फेब्राइल अवस्था है उसी के अकॉर्डिंग इसका आपको लिखना है सिम्टम्स। अगली है दोस्तों डेंगू, और इसका उद्भव काल लिख लो दोस्तों। उद्भव काल होता है 2 से 7 दिन का, यानी उद्भव काल इसका कितना दिन का होता है, 2 से 7 दिन का उद्भव काल होता है। और जो सामान्य लक्षण है वो फेब्राइल अवस्था की होते हैं, चकत्ते बनना, हेडेक होना, फीवर चढ़ना, वो सभी चीजें इसके अंदर होंगी। अगला दोस्तों डेंगू हेमरेजिक फीवर। अब बात करते हैं दूसरे की, डेंगू हेमरेजिक फीवर की। तो उसमें क्या है दोस्तों, इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, यानी प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, थ्रोम्बो, यानी हेमरेजिक की बात कर रहे हैं ना, तो डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या होगा दोस्तों, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होती है, जिसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसे क्या कहते हैं दोस्तों, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें क्या होती है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होती है। तो इसके कारण क्या होगा, ब्लड ओवरडोज होगा। आपको पता है प्लेटलेट्स की संख्या जब कम होती है तो ब्लडिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, ये चीज इसमें बताना चाह रहा है वो। और इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें एक चीज बताया कि रोगी की स्थिति में स्वतः सुधार हो जाता है, ठीक है। तो जो ये डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, इसके अंदर क्या होता है, रोगी की स्थिति में स्वतः सुधार हो जाता है। अगर स्वतः सुधार नहीं होता है तो अगली जो फेज होती है उसमें चला जाता है, यानी कि इसमें चला जाता है दोस्तों डेंगू शॉक सिंड्रोम, यानी ब्लीडिंग इधर हो गई, ठीक है, प्लाज्मा का रिसाव ज्यादा हो गया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कारण, तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला जाता है। या तो इसका उपचार हो जाएगा, ईपीसी हो जाएगा, नहीं होगा तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला जाता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या होता है, रोगी की त्वचा क्या होती है दोस्तों, ठंडी पड़ जाती है। अभी तक तो क्या थी, बुखार चल रही थी उसको, अभी क्या हो गया, ठंडा पड़ जाएगा शरीर, ठीक है, पल्स रेट बढ़ जाती है, बीपी कम हो जाती है, बीपी की रेट क्या होती है दोस्तों, कम होता है, और पल्स रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो डेंगू शॉक सिंड्रोम की बात बता रहा हूँ आपको, और इसके अलावा उपचार के अभाव में 12 से 24 घंटे में क्या होगी, 12 से 24 घंटे में क्या होगी दोस्तों, डेथ हो जाएगी। डेथ क्यों हो जाएगी, अगर उपचार का अभाव होगा तब ये डेथ हो जाती है। और इसके अलावा
तो कुछ है नहीं, जब मृत्यु होगी तो कुछ बचा ही नहीं। तो जो बेसिकली इसमें बात करें तो क्लासिकल डेंगू फीवर होता है वो 2 से 7 दिन का होता है, और 2 से 7 दिन का होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, सेम फेब्राइल अवस्था होती है वैसा ही इसके अंदर होता है। दूसरा है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन डेवलप हो जाती है, यानी प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है, जिसमें ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं, हेमोरेज होने के चांस रहते हैं। अगला है दोस्तों डेंगू शॉक सिंड्रोम। अगर हेमोरेज है वो सही हो गया इस फेज में तब तो ठीक है, अगर हेमोरेज सही नहीं होगा तो आगे चलकर वो क्या बन जाएगा, डेंगू शॉक सिंड्रोम बन जाएगा, जिसके अंदर होगा क्या है, चौथा ठंडी बढ़ जाएगी, बीपी कम हो जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगी, और 12 से 24 घंटे के अंदर बिना चिकित्सक उपचार के रोगी की क्या हो जाएगी दोस्तों, मृत्यु हो जाएगी। तो ये फेज तीनों फॉर्म आपको मैंने बता दी, क्लासिकल डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो तीनों ही मैंने आपको अच्छे से समझा दी। अब इसकी डायग्नोसिस की अगर बात करें दोस्तों, डायग्नोसिस की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या कराएंगे दोस्तों, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का टेस्ट करवाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया टेस्ट कराएंगे, या हम सीबीसी करवा देंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। एक होता है इसमें टोनिक वेट परीक्षण होता है दोस्तों। एक क्या होता है दोस्तों, इस परीक्षण का नाम है टोनिक वेट, टोनिक वेट परीक्षण होता है, इसका नाम है, किसका, डेंगू के परीक्षण का नाम है टोनिक वेट परीक्षण, टोनिक वेट परीक्षण, ठीक है, टोनिक वेट परीक्षण। उसके बाद में बात करते हैं तो दोस्तों, तो यही सब चीजें करवा देते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सीबीसी और टोनिक वेट परीक्षण करवा देते हैं जांच के नाम पर। जांच के नाम पर हम क्या करवाएंगे, या टेस्ट के नाम पर या डायग्नोसिस के नाम पर क्या करेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया टेस्ट करा देंगे, जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या का पता चल सकता है, कंप्लीट ब्लड काउंट करवा देंगे, और टोनिक वेट परीक्षण करा देंगे। कौन सा परीक्षण कराएंगे दोस्तों, टोनिक वेट परीक्षण करवा देंगे डायग्नोसिस के अंदर। अब बात करते हैं इसका मैनेजमेंट की दोस्तों। मैनेजमेंट की बात करें तो दोस्तों, डेंगू वायरस जनित बीमारी का 2 लक्षण होते हैं। एक तो क्या होता है दोस्तों, सिम्टोमेटिक होती है और एक एसिम्टोमेटिक होती है, ठीक है। तो उसमें जैसे बुखार आएगी तो उनको एनाल्जेसिक देनी पड़ेगी, यानी पैरासिटामोल देनी पड़ेगी, सॉरी एंटीबायोटिक, पीसीएम दे देंगे, आईवी फ्लूइड थेरेपी दे देंगे, चालू कर देंगे। अधिक से अधिक तरल पदार्थ की मात्रा क्या करेंगे दोस्तों, इंक्रीज कर देंगे। और उल्टी की समस्या हो रही है, एंटीबायोटिक दे देंगे, एंटा एसिड दे देंगे, और आईवी रूट के द्वारा क्या चलाएंगे दोस्तों, आरएस चलाएंगे, ठीक है। और क्रिटिकल कंडीशन होती है तो उसमें जैसे शॉक सिंड्रोम वाली कंडीशन होती है उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं दोस्तों, क्या कर देते हैं दोस्तों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं। और बुखार की कंडीशन अगर सीवियर है तो उसमें कोल्ड स्पंजिंग भी कर देते हैं, कोल्ड। तो मैनेजमेंट में देखो दोस्तों, एंटीबायोटिक अगर बुखार है तो पीसीएम दे देते हैं, पैरासिटामोल, आईवी फ्लूइड लाइन स्टार्ट कर देते हैं। इसके तहत हम क्या देते हैं, आरएल देते हैं तरल पदार्थ के रूप में, ठीक है। एंटीबायोटिक होती है जो कि एंटी जो वोमिटिंग्स वगैरह होती है उसके लिए होती है, एंटासिड दे देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, कोल्ड स्पंजिंग वगैरह कर देते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा नियंत्रण एवं रोकथाम के उपाय, यानी नियंत्रण क्या करेंगे, नियंत्रण व रोकथाम, कि भाई रोकथाम हो जाए, ऐसी कंडीशन ही डेवलप ना हो, उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो मच्छरों पर नियंत्रण करना जरूरी है। क्योंकि मच्छर अगर, क्योंकि रोगी का शुरुआती अवस्था में तो पता लगाकर उसे उपयुक्त लक्षणों तथा सपोर्टिव देखभाल प्रदान कर सकते हैं। तो मच्छरों के बचाव में हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे साफ सफाई रखनी है, पानी को कहीं पे इकट्ठा नहीं होने देना है, ठीक है। और जो भी टूटे पुराने बर्तन होते हैं उनको क्या करना है, अच्छे से उनका डिस्पोजल करना है, उनको किसी प्रकार से घर पर नहीं रखना है, ठीक है। पुरानी कोई भी जो अनावश्यक रूप से जो भी मच्छरों को फैलाती है उन सभी चीजों का त्याग करना चाहिए। ओडोमॉस लगाने चाहिए, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। तरह तरह के जो उपकरण होते हैं जो मच्छरों को भगाने वाले उनका यूज करना चाहिए। और इसके साथ मच्छरों से क्या करना चाहिए, मच्छरों का जो चक्कर होता है, बेसिकली मच्छर और मनुष्य का जो चक्कर होता है उसको तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके नियंत्रण में रोकथाम में लगेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।